So बच्चों, in our previous lecture we discussed about the respiratory volumes and respiratory capacities, about conducting zone and about the respiratory zone. Today we will discuss about exchange of gases. How does exchange of gases occur? तो जो सबसे पहले समझ लो कि exchange of gases है ना, जो ये दो लेवल्स पे होता है हमारे अंदर. Exchange of gases it occurs at two levels. दो लेवल्स पे होगा ना. वन की लंग्स के साथ ब्लड का एक्सचेंज, एल्वेलाई के साथ ब्लड का गैसेस का एक्सचेंज, और दूसरा जो ब्लड है ये गैसेस को लेके जाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा टू टिश्यू फ्लूइड एंड देन टू टिश्यूज. तो एक एक्सचेंज हो गया लंग लेवल पे और एक एक्सचेंज हो गया टिश्यू लेवल पे. तो फर्स्ट लेवल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड. एल्वेलाई लिख दो या लंग्स लिख दो, कुछ भी लिख दो. सेकेंड, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases between blood and tissue fluid and tissues. This is internal respiration. ठीक है, तो दो लेवल्स पे एक्सचेंज हो रहा है. वन बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड एंड सेकेंड ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो एक्सचेंज होगा उसको हम बोलते हैं दैट इज सेकेंड लेवल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा क्यों, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड किया? फर्स्ट, एक तो बेटे डिपेंड करेगा कि जो उनकी डिफ्यूजन प्रेशर के ऊपर. डिफ्यूजन समझते हो? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, पहले मैं आपको यही बता दूं डिफ्यूजन क्या होता है. पता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है बेटे कि जो भी पार्टिकल्स है, मे बी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के, दे मूव फ्रॉम देयर हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू देयर लोअर डिफ्यूजन प्रेशर. डिफ्यूजन होता है कि जहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो मूवमेंट होती है इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. और जो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर. नेचुरली जहां पे ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पे उसके पार्टिकल्स कम है वहां पे डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. तो जो गैसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा अपने हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर मूव करेंगे. तो पहले देख लो डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. वो पार्टिकल्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सभी के हो सकते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में वो काफी ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं तो इसलिए डिफ्यूज नहीं हो पाते इजीली. लिक्विड्स है जो उसमें कम होता है, और गैसेस में सबसे लूजली बाउंड होते हैं तो वहां से उनकी मूवमेंट फास्ट होती है. तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, हम यहाँ पे वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों हो सकते हैं, यहाँ पे हम गैसेस लिख देते हैं. फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. एंड द प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? द प्रेशर exerted by diffusing particles during diffusion. ठीक है. तो that is known as the diffusion pressure. Particles always move from their higher diffusion pressure to lower diffusion pressure. Movement
किधर होनी है? फ्रॉम हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है ना बेटा? क्योंकि इधर पार्टिकल ज्यादा है, इधर पार्टिकल्स कम है, तो वो अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। जितने पार्टिकल ज्यादा उतना डिफ्यूजन प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जब बेटे कॉम्बिनेशन होता है ना, कि जैसे हम कहते हैं कि एयर है ना, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर क्या है? जैसे हम कहते हैं कि दिस इज एयर। एयर है जो वो मिक्सचर है गैसेस का। एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है एंड मेनी अदर गैसेस। तो जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो साइमल्टेनियसली डिफ्यूज करते हैं तो उनका डिफ्यूजन है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। देखो जैसे हम कहते हैं कि जो एयर है, एयर में से ऑक्सीजन है जो वो एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में से बाहर जाती है। ठीक है? जैसे हम क्या कहते हैं कि जो एयर है वो बाहर से कहा जा रही है? हमारी बॉडी के अंदर जा रही है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों जो गैसेस है वो साइमल्टेनियसली डिफ्यूज हो रही हैं, पर दोनों का डिफ्यूजन है जो वो इंडिपेंडेंट है। अब ऑक्सीजन है जो वो बाहर से अंदर इसलिए जा रही है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है और बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन मूव्स इन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो इसलिए इट मूव्स आउट। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए बाहर नहीं जा रही कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है ना? दोनों का डिफ्यूजन क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें साइमल्टेनियसली डिफ्यूज करती हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ईच अदर, दैट इज उस टाइम पे जो वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दैट इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर। बट हमने इसलिए बोला कि पार्शियल प्रेशर अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें साइमल्टेनियसली डिफ्यूज हो रही है, दैट इज नोन एज अ पार्शियल प्रेशर। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? फैक्टर्स which affect exchange of gases। तो सबसे पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर। सबसे पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर। सेकंड फैक्टर है डिफ्यूजन कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी, solubility of gases। तीसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जहां पे एक्सचेंज होना है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जहां पे ये एक्सचेंज होना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर मैंने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें साइमल्टेनियसली डिफ्यूज हो रही हैं तो उनका डिफ्यूजन प्रेशर को इंडिविजुअली हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अगर कोई गैस अंदर जा रही है तो दिस मीन्स बाहर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम है, और अगर कोई अंदर से बाहर आ रही है तो इसका मतलब उस गैस का पार्शियल प्रेशर अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो सबसे पहले देखो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना कैसे और कैसे पार्शियल प्रेशर होगा इसका। तो सबसे पहले ना बेटे हम बनाते हैं एल्वियोलाई। दिस इज एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई बना दिया बेटे हमने।
ठीक है। तो ये हो गया एल्वेलाई, और एल्वेलाई है जो इसने एक्सचेंज किसके साथ करना है, इसने एक्सचेंज करना है ब्लड कैपिलरीज के साथ। तो ब्लड कैपिलरीज है जो एक साइड वीनस ब्लड है और एक साइड कौन सा है हमारे पास, आर्टीरियल ब्लड। और ये पहले ब्लड को लेके जाएंगे टू हार्ट। तो हार्ट है जो यहाँ पे हम ये हार्ट बनाते हैं, दिस इज हार्ट। ये उसके 4 चैम्बर्स हो गए। और ये जो हार्ट है ना बेटे, इसका ये लेफ्ट साइड हो गया, दिस इज लेफ्ट साइड जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये राइट साइड जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहां से ये आई हमारे पास पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है जो यहाँ से ब्लड लेके गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये बाहर निकली, और बाहर निकल के डॉर्सल एओर्टा बन गया। इसने सप्लाई किया टू टिश्यूज, यहाँ पे आ गए टिश्यूज, और टिश्यू लेवल पे आके यहाँ पे आ गए सेल्स, टिश्यूज हो गए, सेल्स हो गए, जिनके साथ इसका एक्सचेंज होना है। ये यहाँ पे कैपिलरी बनेगी, यहाँ पे एक्सचेंज होना है फिर से, और इसको वापस जाना है। ये वीनस ब्लड बन गया, इसको वापस जाना है कहाँ पे, राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट। फिर इसको ये एंटर कर गया यहाँ पे राइट साइड पे, फिर यहाँ से इसको जाना है टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो सबसे पहले तो बेटे ये डायग्राम ही इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 273, वहां से इसको देख लेना है। ये एल्वेलाई है बेटे, ये जो हमने रेड वाली बनाई ये पल्मोनरी वेन है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन, दिस इज नॉट आर्टरी, क्योंकि दिस इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ये हार्ट आ गया, हार्ट ने कुछ नहीं करना, हार्ट का काम सिर्फ पंप करना होता है ब्लड को, और ये हो गई डॉर्सल एओर्टा, दैट इज सिस्टेमिक आर्टरी, दिस इज सिस्टेमिक आर्टरी। फिर ये हो गया टिश्यू फ्लूइड, और ये हो गए टिश्यूज। फिर हमारे पास आ गया ये वाली चीज, तो ये जो है दिस इज सिस्टेमिक वेन, दिस इज राइट साइड ऑफ हार्ट, दैट इज राइट वेंट्रिकल, auricle and ventricle, this is right auricle, this is right ventricle, this is left auricle and left ventricle। उसके बाद ये बेटे आ गया हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है बेटे कि ये जो दिस इज द ओनली आर्टरी, दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे जो है एल्वेलाई, इसके लेवल पे क्या हो जाना है, इसके लेवल पे होना है एक्सचेंज, तो यहाँ पे हो जाना है एक्सचेंज, दिस इज एल्वेलाई। जो एल्वेलाई है ना बेटे, ये क्या है, एक जैसे एयर का चैम्बर होता है, पूरा ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है पार्शियल प्रेशर्स, कि किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और किसका पार्शियल प्रेशर कम है, सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन अकर। तो यहाँ पे है हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर,
तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 159। इसको हम लिखते हैं पीपी। पार्शियल प्रेशर इज नोन एज, जैसे PO2। PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कैसे लिखते हैं हम? 159 mm ऑफ मर्करी, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, 159 mm ऑफ मर्करी। एंड PCO2 कितना है? ये है 0.3, कम होती है काफी, mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर है वो अंदर चली गई, ऑक्सीजन है जो वो अंदर चली गई। अंदर जो ऑक्सीजन गई तो एल्वियोलर एयर, यहाँ पे आ गई एल्वियोलर एयर, एयर से भरी हुई है ये। एल्वियोलर एयर के अंदर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जो, ये हो जाता है 104 mm ऑफ मर्करी। और PCO2 है जो यहाँ पे होता है 40 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। अब इस एयर को एक्सचेंज होना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन ने अंदर आना है, तो इसका मतलब अंदर वाले ये जो ब्लू वाला ब्लड है जो हमारे पास वीनस ब्लड है, एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो कितना होता है? वो होता है 40 mm ऑफ मर्करी, 40 mm ऑफ मर्करी। और जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का इसके अंदर वो भी होता है 40 mm ऑफ मर्करी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ब्लड बेटे, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है। तो हम अगर देखें यहाँ पे 104 है पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का काफी कम है, तो इसलिए ऑक्सीजन है जो इट डिफ्यूजेस इन। जब ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगी तो ये बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज हो गई तो इसमें हो जाएगा PO2 95 mm ऑफ मर्करी। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना है? 45, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज 45, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे 45 और यहाँ पे कितनी है? 40। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट डिफ्यूजेस आउट। इतना क्लियर? अब ये हार्ट है, हार्ट का तो काम ही इतना है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो रहेगा 95 mm ऑफ मर्करी, और जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 40 mm ऑफ मर्करी। तो जब भी डिफ्यूजन हम करते हैं ना बेटे, हम कहते हैं कि ये गैसेस है जो वो तब तक डिफ्यूज होती रहती है जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें भी इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी रहती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 95 mm ऑफ मर्करी है। ये आ गया अब यहाँ पे टिश्यू लेवल पे। तो टिश्यू लेवल पे भी ये PO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो गया 95 और PCO2 कितना हो गया? 40 mm ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे जो टिश्यूज है वहां पे क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड है उसके पास PO2 है जो ये होता है ओनली 40 mm ऑफ मर्करी, और PCO2 कितना हो जाता है? 45 mm ऑफ मर्करी, है ना। तो यहाँ पे PO2 है 95 और यहाँ पे PO2 है कितना? 40। सो ऑक्सीजन है जो इट डिफ्यूजेस इन, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पड़ी हुई है 45
और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है 40, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द ब्लड। तो ये हो गया एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पास पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो है 95 और टिश्यूज के पास पार्शियल प्रेशर है 40, तो इसलिए ऑक्सीजन है जो इट डिफ्यूजेस इन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू फ्लूइड में 45 है और ब्लड में 40 है, तो इसलिए ये यहाँ पे चली गई। तो एज ए रिजल्ट अब सिस्टेमिक वेन है जो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो यहाँ से डिफ्यूज हो गई, तो इसलिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिस्टेमिक वेन में PO2 हो जाएगा कितना 40 और PCO2 कितना हो जाएगा 45 mm ऑफ मर्करी। तो ये सारा ब्लड ऐसे डीऑक्सीजनेटेड होता हुआ एल्वेलाई तक सेम लेवल पे सेम पार्शियल प्रेशर पे पहुंचेगा एंड ये क्या हो जाएगा एक्सचेंज। ठीक है, समझ आ गया? तो एक बार फिर सुन लो मेरे से, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, सेकेंड इज द सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द गैसेस एंड थर्ड है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन at which exchange has to be occurred। तो हमने फर्स्ट टॉपिक इसका शुरू किया, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। हमने कहा कि हमारी जो एयर है वो अंदर से बाहर से पहले अंदर ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आएगी। दिस मीन्स कि ऑक्सीजन है जो वो बाहर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो बाहर कम है। तो बेटे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो पार्शियल प्रेशर जहां जिसका ज्यादा, फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर उन्होंने डिफ्यूज होना है। तो अगर यहाँ पे हम चार्ट बना लें रेस्पिरेटरी गैसेस का, वहां से मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। रेस्पिरेटरी गैसेस, देन एटमॉस्फेरिक एयर, ये है हमारे पास रेस्पिरेटरी गैसेस जिन्होंने एक्सचेंज होना है। फिर ये है एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। फिर है एल्वेलाई में जाके उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया। फिर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। फिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। फिर है टिश्यूज में उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। तो हमने कहा कि रेस्पिरेटरी गैसेस में 2 ही गैसेस का एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है जो वो एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी है 159 mm ऑफ मर्करी। एल्वेओलाई है जो वहां पे जाके वो 104 mm ऑफ मर्करी होते हैं एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm ऑफ मर्करी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर होता है 95 mm ऑफ मर्करी एंड टिश्यूज में उसका होता है 40 mm ऑफ मर्करी। रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में इसका पार्शियल प्रेशर होता है 0.3। एल्वेओलाई है जो वहां पे इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, दैट इज 40 mm ऑफ मर्करी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका होता है 45 mm ऑफ मर्करी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो उसके अंदर इसका होता है 40 mm ऑफ मर्करी और टिश्यूज में इसका 45 mm ऑफ मर्करी, इतना पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करना है। प्लस ये जो फिगर है ये भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में बड़ी बार आती है। मेनली उन्होंने लेबल ये वाली चीज, वो कहते हैं कि लेबल करो या ये वाली चीज, तो ये आर्टरी बनती है बट ये ऊपर वाली वेन है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, पार्शियल प्रेशर। सेकेंड क्या है कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, है ना। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस करना है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, कि सबकी जो बेटे डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है ना वो अलग अलग होती है। जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से काफी ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो दिस मीन्स कि अगर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कम भी होगा तब भी वो क्विकली एक्सचेंज कर जाएगी। और जो ऑक्सीजन है इसकी जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी of carbon dioxide, it is 20 times faster than the
oxygen, 20 to 25 times faster than oxygen. और जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है किसकी, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 times फास्टर देन नाइट्रोजन, ठीक है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हालांकि यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, वैसे बता रही हूँ कि उसकी 200 टाइम्स फास्टर होती है। इसीलिए जैसे कभी आपने सुना होगा कि गैस के गीजर लगे होते हैं, तो जो बंदा है वो अंदर ही मर गया जी। क्या होता है कि गैस जब जलती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो अंदर जब बाथरूम में इकट्ठी हो जाएगी तो वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड जो ऑक्सीजन है उसको सबको डिस्प्लेस कर देगी और हीमोग्लोबिन के साथ खुद बाइंड कर जाती है एट द साइट ऑफ ऑक्सीजन। जहां हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड करना है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है पर्सन की। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के ऊपर है जो वो डिपेंड करता है। डिफ्यूजन कैपेसिटी है जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 to 25 टाइम्स फास्टर है, और जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है ये 2 टाइम्स फास्टर है देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस किया कितना कम है, कि हमने कहा कि जहां पे, यही मैं दोबारा बना देती हूँ कि ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45, और यहाँ पे 40 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 104, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 40। तो देखो कितना यहाँ जो डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का बहुत कम है, 5 का ही डिफरेंस है। फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो गई, क्योंकि उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कम भी हुआ तब भी वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। और यहाँ इस केस में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, तब ऑक्सीजन है जो इसके साथ बाइंड होती है। तो ये हो गया किसका डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर्स का डिफरेंस। अब थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जहां पे एक्सचेंज होना है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स है कहां पे एक्सचेंज होना है, एल्वियोलाई लेवल पे। तो ये एल्वियोलाई हो गया बेटे, दिस इज एल्वियोलाई, और ये है ब्लड वेसल। जो एल्वियोलाई है ना, ये कुछ ऐसी चीज होती है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो बेटे, जैसे ये एल्वियोलाई है, बलून है, ये एल्वियोलाई है, तो बलून के अंदर क्या भरा हुआ है, एयर। और ये जो आप ये नेट देख रहे हो ना, ये जाली देख रहे हो, दिस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो किसी भी एल्वियोलाई के अराउंड ऐसे बेटा नेटवर्क है ना जो कैपिलरीज का, वो ऐसे चढ़ा रहता है, ऐसे लाइक दिस, देख रहे हो, है ना। तो अब जब डिफ्यूजन होना है तो एयर तो बलून के अंदर पड़ी है ना, और जो ब्लड है वो इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर है, ब्लड इसके अंदर है। इसका मतलब डिफ्यूजन होने के लिए पहले उसको ये बलून की मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर ये जो जाली की मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सारी मिलके जितनी थिन होगी उतनी डिफ्यूजन फास्ट होएगा, और जितनी ये थिक होएगी उतना डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये जो सारी मेम्ब्रेन्स है, कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन हो गई, बीच में ये स्पेस हो गई, और ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन हो गई। तो ये सारी मिलके क्या बन जाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। जो एल्वियोलाई होता है ना बेटे, दैट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसीलिए हमने इसको वैस्कुलराइज्ड बैग्स बोला है। These are vascularized bags which are richly supplied with blood. तो देखो
ये एल्वियोलाई हो गया, और एल्वियोलाई और ये ब्लड वेसल। जो एल्वियोलाई है ना बेटे, उसके साथ यहाँ पे सेल्स होंगे पड़े हुए। एपिथेलियल सेल्स हमने किया था ना, स्क्वेमस एपिथेलियम है जो, वो होती है जो लंग्स के एल्वियोलाई को लाइन करती है। तो दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम। और एपिथेलियम है तो हमने बोला था दैट इज उसके पास हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी। ये उसकी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसे बेटे ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल हमने कहा था दे आर आल्सो लाइंड बाय एंडोथेलियम, बहुत पतली स्क्वेमस एंडोथेलियम यहां भी होगी। एपिथेलियम या एंडोथेलियम कुछ भी लिख लो, है ना। और इनकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, प्लस बीच में ये स्पेस। तो इसकी ये सारी चीजें ना मिलके बेटे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीजें मिलके क्या क्या चीज मिली? एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, फिर बीच में स्पेस हो गई, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्लड वेसल्स की हो गई, एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया। एंडोथेलियम या एपिथेलियम कुछ भी लिखो। ये सारी मिलके क्या बने? ये सारी मिलके बन गई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। तो इसकी थिकनेस है जो वो जितनी कम होगी उतना फास्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो इनकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स इज लेस देन 1 mm। इसकी थिकनेस होती है 0.2 mm, तो बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है। सो द मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, मेम्ब्रेन इज, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन लिख लो, इज वेरी थिन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Alveoli are vascularized bags which are richly supplied with blood, which are richly supplied with blood। तो तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक सबसे पहले हमने क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर आउटसाइड, दैट इज इन द एटमॉस्फेरिक एयर as compared to inside the body, while partial pressure of carbon dioxide is higher inside the body as compared to outside. So gases they diffuse in and out due to their difference in the partial pressure. सेकेंड हमने क्या, सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, 20 to 25 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज करती है कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और थर्ड हमने कहा कि जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है वहां पे उसकी मेम्ब्रेन है जो उसकी कितनी थिकनेस होगी। तो ये हमने डायग्राम वैसे यहाँ एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं, ये भी डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि ये जो बैलून है, ये बैलून है, इट इज जस्ट लाइक एल्वियोलाई। इसके अंदर अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इसके अंदर एयर भरी हुई है और उस एयर को अगर डिफ्यूज होना है तो उसने इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू होना है। और ये जो आप नेट देख रहे हो ये पूरा क्या है, दिस एंटायर नेट, ये पूरा इसका ऐसे इसने इसको कवर किया हुआ है, देखो पूरे के ऊपर कवर किया हुआ है ना। तो इस तरह से ये एक वैस्कुलराइज्ड बैग बन गया और ये ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन हो गई। तो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर कैपिलरीज के अंदर ब्लड रन करता है। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज होएगा तो एक बलून की मेम्ब्रेन, एक एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, फिर क्योंकि वो मेम्ब्रेन है जो वो एपिथेलियम है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसकी बीच में स्पेस आ जाएगी, और फिर ब्लड वेसल्स है जो उनकी एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो ये सारी मिलके क्या बन रही है, ये वाला है ना। तो ये सारी, यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है बेटे, दिस इज ब्लड, दिस इज एयर,
दिस इज ब्लड। तो जो एयर है उसको डिफ्यूज होना है, ये बेस में डिफेक्ट है। तो एयर है जो उसको डिफ्यूज होना है फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द एल्वेलाई टू ब्लड। दिस इज ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई। ठीक है बेटा, तो ये था ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।